अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ कमर आगा साहब हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, भारत से हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। जी आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। और सर आप देख रहे हैं आधी दुनिया इस वक्त लड़ रही है। ईरान के ऊपर अटैक किया गया, उसके बाद ईरान ने सबकी जब फैटी लगानी शुरू की है तो वो अभी तक नहीं रुका है। तो क्या देख रहे हैं आप? कोई आपस में बात करने को तैयार नहीं है। ईरान कहता है उसने अमेरिका से बात नहीं करनी, इजराइल से बात नहीं करनी, और अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का भी ये कहना है कि ईरान से कोई बात नहीं की जाएगी। अजीब गरीब तरीके से जैसे कि अगर बहुत से लोगों को ना पसंद हो चाहे खुमनाई साहब की हुकूमत, लेकिन फिर भी कोई ऐसा नहीं चाहता था कि इस तरह से लोगों को मार दिया जाए। क्या देख रहे हैं आप? ये फ्यूचर क्या होगा, क्या चल क्या रहा है आखिर ये सब कुछ? फ्यूचर पता नहीं क्या होगा, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। और अमेरिका के लिए भी काफ़ी बड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि उनके जितने भी बेसिस थे मिलिट्री के, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, सबको इन्होंने काफ़ी निशाना बनाया। और यही नहीं बल्कि बहुत सी काफ़ी नुकसान भी पहुंचा है। ख़ासतौर से इनके जितने भी राडार्स थे या कम्युनिकेशन सेटअप्स वगैरह, उसको जो रिपोर्ट्स आ रही है उनके मुताबिक बर्बाद हो गए हैं। मरने वालों के लिए बताया जाता है कि तादाद भी ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, इसलिए कि वहाँ पे काफ़ी लोग थे। और दूसरी तरफ ये भी है कि ईरान का ये है कि उसने वॉर जो पहले से कहता था कि हम पूरे खित्ते में फैला देंगे, और वो भी हो गया। तेल की सप्लाई रुकी हुई है, गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर उनका कब्जा बना हुआ है। शिपिंग बिल्कुल कमर्शियल शिपिंग जा नहीं रही, तेल की सप्लाई आ नहीं रही है वहाँ से। एक इकोनॉमी के ऊपर तेल की कीमत बहुत बढ़ रही है, और ज़्यादा दिन तक अगर ये मसला चलता रहा इस तरह से गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ को लेके, तो मैं समझता हूँ कि तेल की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ेगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ बढ़ेगी। अगर कीमत थोड़ी भी बढ़ती है, 100 से ज़्यादा होती है, तो फिर अमेरिकन और यूरोप की इकनॉमी पे इसका सीधा असर पड़ेगा। और फिर यूरोप की इकनॉमी अमेरिका की इकनॉमी पड़ता है तो उसका ग्लोबल इफेक्ट पड़ता है। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, इंटरकनेक्टेड इकनॉमी है अभी, तो सभी देशों पे इसका बहुत बुरा असर होगा। काफ़ी प्रेशर है अमेरिका के ऊपर। अमेरिका ने कहा है कि हमारे मकासद जो थे वो पूरे हो गए। हमने टॉप लीडरशिप को मार दिया, और फिर उसके बाद ईरान को काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया। उनके मिसाइल जो के ठिकानों पे किया, उनकी फैक्ट्रीज जो मिसाइल बनाती थी उनको बर्बाद कर दिया है। और अब ईरान कोई ऐसा ख़तरा उनके लिए नहीं रह गया, और वो विड्रॉवल मोड में प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब आ गए कि अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करें वहाँ से। तो इस तरह की खबरें हैं वहाँ पे। उन्हीं ने एड्रेस किया है, प्रेस से बताया है कि वो जल्दी ही ये जंग को ख़त्म कर देंगे। लेकिन ईरान ने भी कुछ डिमांड रख दी है। नए जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, उन्हीं ने कहा जाता है कि कल जो एड्रेस किया है उसमें कुछ डिमांड रखी है, जो अभी मीडिया में बहुत कम नज़र आ रही हैं। कुछ अखबार कुछ लोगों ने कोट किया, उसको मैं बता दूं। उन्हीं ने पहली बात ये किया है कि जितने भी डिमांड रखी कि जितने भी अमेरिकन ट्रूप्स हैं मिडल ईस्ट में, वो विड्रॉ होने चाहिए। और उन्हीं ने कहा है कि ये भी कहा है कि नाम भी लिया है कंट्रीज का, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, इन सब से वो अपने उसको विड्रॉ करे। फिर दूसरी चीज़ उन्हीं ने ये भी कही है कि वो जितने सैंक्शंस अमेरिका ने ईरान के ऊपर लगाए हैं, वो सैंक्शंस 1979 से जब ईरानियन रिजीम आई थी, वो सैंक्शन को लिफ्ट करें। यानी ईरान के ऊपर जो सैंक्शन है, कारोबार नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेशनल बैंकिंग से बाहर है। तो उन्होंने नाम लेके कहा है कि वो फाइनेंशियल सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर जो सैंक्शंस है उन सबको वो विड्रॉ करें। फिर उन्होंने एक अजीब बात कही। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 40 साल में ईरान का अमेरिका की वजह से, अमेरिका इन सब
लड़ाई से $800 बिलियन का लॉस हुआ है और उन्होंने डिमांड की है कि 500 बिलियन वो अगले 10 साल में पे करें। इस तरह की डिमांड आई है और कहा कि अगर नहीं हुआ तो वो गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा से बंद करेंगे, यानी बंद रखेंगे काफ़ी दिनों तक। और फिर ये भी कहा है कि ये है कि ईरान विल एक्टिवेट इट्स डिफेंसिव मिलिट्री एग्रीमेंट विद रशिया एंड चाइना, यानी जो उनका एग्रीमेंट है रशिया चाइना से, डिफेंस पैक्ट आप समझ लीजिए, उसको वो एक्टिवेट करेंगे। और इसकी भी उन्होंने कहा कि गुंजाइश है कि वो रशिया और चाइना के बेस भी, मिलिट्री बेस भी वहाँ पे, यानी फॉरेन मिलिट्री बेसेस भी बनाने की परमिशन वो दे सकते हैं, यानी रशिया चाइना भी वहाँ पे आ जाएंगे। और फिर ये भी कहा है कि ईरान का पूरा हक है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से कि वो न्यूक्लियर एक्टिविटी जो थी उसकी वो जारी रहेगा। और ये भी कहा है कि डेवलप एंड डिप्लॉय फुल स्पेक्ट्रम ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी, ये उन्होंने न्यूक्लियर प्लांट के लिए, मगर ये नहीं कहा कि वो बॉम्ब बनाएंगे। रशिया चाइना ने डिमांड की है कि वो जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं ईरान की उनको पूरा होना चाहिए और बातचीत का दौर फौरन शुरू होना चाहिए। क्या होगा ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। डिमांड्स बहुत सख्त हैं। ये ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा हुसैनी खमनाई ने ये डिमांड्स कल रात अपने एक एड्रेस टू द नेशन में ये डिमांड्स रखी हैं। हमको ये एक कुछ अमेरिकन मीडिया ने इनको रिपोर्ट किया है, जहाँ जिनसे मैंने ये लेके आपको बता रहे हैं। और ये उन्होंने पूरी ट्रांसक्रिप्ट भी जो है, ये डिमांड्स जितनी भी हैं वो स्विट्जरलैंड के माध्यम से अमेरिकन को हैंड ओवर भी करवाई है। कहाँ तक है क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, लेकिन अमेरिका को इससे फायदा क्या हुआ? अटैक करके कुछ अचीव किया है इजराइल और अमेरिका ने, या ईरान तो बहुत सख्त साबित हुआ है। इनका ख्याल था, लोगों का ये कहना है कि ईरान को बड़ी आसानी से दबा लेंगे, लेकिन हो नहीं पाया। देखिए, मैं पहले से कह रहा था आपके भी प्रोग्राम में, मुझे याद पड़ता है मैंने कहा था कि ईरान काफी स्ट्रांग है। वो इस तरह से रिजीम चेंज पॉसिबल नहीं है। अगर उनको करना ही था तो ग्राउंड फोर्सेस को उतारते, और ग्राउंड फोर्सेस अगर उतरेंगे तो बहुत लोग मरेंगे इनके, तब भी आसान नहीं होगा। ईरानी लड़ेंगे। हमने देखा था सद्दाम हुसैन ने जब ईरान के ऊपर अटैक किया था सन 80 में, 8 साल तक लड़े थे। उस वक्त ईरान के पास फौज भी नहीं थी, क्योंकि जो रजा शाह पहलवी की जो फौज थी, इमाम खुमैनी ने आने के बाद उसको डिसॉल्व कर दिया था। सद्दाम हुसैन ने सोचा कि मौका बहुत अच्छा है, इस वक्त जाके कैप्चर कर लो और जो जी चाहे कर लो, वहाँ पे प्रो इराक गवर्नमेंट बना देंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। काफ़ी अंदर तक आ गए थे, बहुत लोग मरे, 1 मिलियन लोगों मरे। मरने वालों में ज़्यादातर ईरानी थे। लेकिन ये था कि वो लोग लड़ते रहे, वहीं पे फौज बनी और फिर उसके बाद उनको हरा दिया। सद्दाम हुसैन को विड्रॉ करना पड़ा। ईरान में नेशनलिज्म बहुत डीप रूटेड है। इस तरह से हर मुल्क में होती है। इस तरह से बाहर से आके अगर कोई फौज लड़ती है तो आती है या अटैक करती है तो यूनाइट होकर सब लड़ते हैं। ईरान में ये काफ़ी है, हमने देखा है पहले से भी। और ईरान ने अपने को तैयार कर रखा था। ईरान को मालूम था कि एक ना एक दिन अमेरिका इजराइल ज़रूर अटैक करेंगे। जून के महीने में किया था पिछले, कामयाबी नहीं मिली। इजराइल ने और अमेरिका ने अब दोबारा से अब की किया। तो ये तैयार बैठे हुए थे, इनको मालूम था कि क्या करना है। इन्हीं ने सस्ता वॉरफेयर का जो मेथड डेवलप किया है वो बहुत यूनिक है, जिसमें वो ड्रोन्स और मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं। और उन्हीं ने किया। और बड़ी बात ये भी कि मतलब जिस तरीके से उन्हीं ने पूरे मिडिल ईस्ट में जो कहा था कि हम वार फैला देंगे, वो करने में कामयाब हो गए। तेल की सप्लाई रोकने की बात की थी उन्हीं ने, उसमें भी कामयाब हो गए। और इजराइल को काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया उन्हीं ने। हालांकि तेहरान को
में बहुत बॉम्बिंग इजराइल और अमेरिका ने की है। लगता है कि बहुत बुरी तरह से बर्बादी वहाँ पे ये कर रहे हैं। लेकिन ये है कि और ज़्यादा करेंगे तो ये तल अवीव, हैफा, जेरूसलम, ऑक्युपाइड टेरिटरीज जो है उस एरिया की, उस पे भी ये लगातार टारगेट करेंगे। और अमेरिकन या इजरायली जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कारगर नज़र नहीं आता, इसलिए कि हमने देखा जिस तरीके से इनकी मिसाइल्स वहाँ पहुँच। इजराइल जो है वो दुनिया का सबसे प्रोटेक्टेड मुल्क है। एक तरफ तो पूरे वेस्टर्न यूरोप उसको प्रोटेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन देना, सैटेलाइट कनेक्टिविटी से, और इससे उससे चारों तरफ से वेपन की सप्लाई, पैसे की सप्लाई। फिर अमेरिका खुद पैसा, वेपन, हर तरह के चार पांच किस्म के मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाए, आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 2, एरो 3, फिर उसके बाद थर्ड मिसाइल सिस्टम, फिर उसके बाद पैट्रियट मिसाइल सिस्टम। उसके बाद भी इनके मिसाइल वहाँ पेनिट्रेट कर लेते हैं। और जब भी ईरान उनको अपने ड्रोन्स और मिसाइल को छोड़ता है ईरान की तरफ, तो बीच में जितनी कंट्रीज पड़ती हैं, कभी वो वाया जॉर्डन जाते हैं तो जॉर्डन से गिराए जाते हैं, जब वो इराक से पास होके जाते हैं तो इराक और जॉर्डन और इजिप्ट, इराक, जॉर्डन और होते हुए इजराइल पहुंचते हैं तो जॉर्डन, इराक दोनों गिराते हैं। सऊदी अरेबिया की तरफ से अगर वो भेजते हैं तो सऊदी गिराते हैं। हालांकि इन देशों ने ये कहा है कि ये वो नहीं गिराते, बल्कि अमेरिकन बेसिस हैं वहाँ पे, जो अमेरिकन फोर्सेस हैं वो उनको गिराने के काम करती हैं। लेकिन अब ये बेस ज़्यादातर काफ़ी हद तक इनको नुकसान पहुंचा है और अमेरिकन ट्रूप्स को भी इन्हीं ने विड्रॉ कर लिया है। हालात बुरे हैं देखा जाए तो। ईरान का ये है कि हम तो डूब रहे हैं, तो हम बाकी भी गल्फ को नहीं चलने देंगे, ये उनका एक बिल्कुल उन्होंने जिस तरीके से गल्फ कंट्रीज पे अटैक किया है, ये उम्मीद तो कोई भी नहीं लगा रहा था। लेकिन अब गल्फ कंट्रीज की इकोनॉमी को ज्यादातर हिट किया है, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदीया हो, सब। तो आपके ख्याल से क्या अब गल्फ कंट्रीज ईरान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, या वो ट्रम्प को रोकेंगे कि वो ईरान के अगेंस्ट कोई एक्शन ना ले? मेरा ख्याल है वो ट्रम्प को ही रोकेंगे। और लेकिन उनके पास कोई बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनके पास फौज तो है नहीं किसी मुल्क में। ये जितने खाड़ी के देश हैं, इन्हीं ने फौज इसलिए नहीं बनाई कि इनको डर लगता था अगर फौज बनाएंगे तो जैसे इराक, सीरिया, लीबिया, इजिप्ट, अल्जीरिया और बहुत से और देशों में फौज जो है उसने सत्ता काबिज हो गया, कू करके खुद ही पावर ले ली और गवर्नमेंट्स को हटा दिया। तो सऊदी अरेबिया और इन देशों ने ये किया कि अमेरिका से ऑयल फॉर सिक्योरिटी एग्रीमेंट कर लिया कि आप हमें सिक्योरिटी दीजिए, हम आपको सस्ता तेल देंगे और तेल का सारा कारोबार जो होगा वो पेट्रो डॉलर में होगा। तो उसकी वजह से इन्हीं ने फौजें तो बनाई नहीं, दिखाने की हैं। वेपन इनके पास बहुत हैं जो ज़्यादातर दूसरे मुल्क उनका इस्तेमाल करते हैं। यमन में पाकिस्तानी कुछ थे रिटायर्ड, फिर उसके अलावा ये लोग थे इजिप्शियन, सूडानी बहुत बड़ी संख्या में थे और नंबर थे, और भी बहुत से देश थे जो इस्लामिक कोलिशन बनाया था जिसने यमन को बर्बाद किया। तो वो सब हैं, उन्हीं ने इस्तेमाल किया। अमेरिकन ने कहा जाता है कि जो इराक पे वॉर हुई थी उस समय, उस वक्त अमेरिकन ने भी इन वेपन का इस्तेमाल किया था, इन्हीं के बेस से वो वॉर हुई थी। क्या है, ये बातें सही आती नहीं है, मतलब इनका कोई कंफर्मेशन नहीं है, मगर इस तरह की बातें जिनको कहा जाता है कि काफ़ी क्रेडिबल है। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह भी कि गल्फ अब के जो देश हैं, ये पर्शियन गल्फ के अरब देश जो हैं, इनको बहुत वक्त लगेगा खड़ा होने पे। खड़े हो पाएंगे भी या नहीं जिस फॉर्म में ये थे। टूरिज्म ख़त्म, मैं नहीं समझता कि अगले काफ़ी वक्फे तक वहाँ पे टूरिज्म हो पाएगी। ईरान होने भी नहीं देगा। दूसरी बात ये कि अगर ज़रा भी क्राइसिस रहती है तो लंबी चलती है। ऑलरेडी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टर्स वो विड्रॉ करने लगेंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आएगी वो यूएई और बहरीन की आएगी। ये लोग छोटे मुल्क हैं और टोटली डिपेंडेंट हैं फॉरेन पे। और अगर
लंबा चल गया जिस तरीके से ईरान कर रहा है, अगर ये करता रहा तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। जो फॉरेन वर्कर है उसको भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये स्टेबल कई नहीं। लोग सर कई लोग जो है मेरी अपने एक दोस्त से बात हो रही थी इंडिया में ही, तो वो मुझे कहने लगे कि यूएई संभल जाएगा, क्योंकि कोविड में भी वहां पर हुआ था कि लोगों ने जाना छोड़ दिया था और टूरिज्म खत्म हो गई थी, वो फिर उठ गए। लेकिन कोविड में और जंग में या इस तरह से अटैक में आपको नहीं लगता कि बहुत फर्क है? देखिए, ये ईरान ने जान के किया है, और ये है कि उसका कहना ये है कि भाई हम अमन शांति में नहीं रह सकते तो तुमको भी नहीं रहने देंगे। बेसिक भले उन्हीं ने ये ना कहा हो, और दूसरी बात ये कि उन्हीं ने कहा ये कि हम अमेरिकन ट्रिप्स को नहीं रहने देंगे, इसलिए कि आप लोग अमेरिकन को रखें और अमेरिकन हमको मारते हैं। जब देखो वहां से आप इजराइल से डील कर रहे हैं, इजराइल के मुसाद आपके यहाँ से ऑपरेट हो रही है जो हमको अटैक करती है, अमेरिकन से अटैक करते हैं। तो ये उनकी डिमांड बड़ी पावरफुल है कि भाई आप खुद तो लड़ नहीं पाते, तो आपने दूसरे पावरफुल लोगों को रखा है जो हमसे लड़ते रहते हैं। तो ईरान की जो बेसिक डिमांड है कि आप अपने इन फौजी अड्डों को बंद कीजिए, और वो ये भी कहता है कि भाई इस गल्फ की जो सिक्योरिटी का मसला है ये सारे देश मिलके करें, बजाय ये कि वो ये भी कहते हैं कि आप क्यों इस ठेका अमेरिका को आपने दे रखा है अपनी सिक्योरिटी का, जिससे हमको थ्रेट हो रहा है। कोविड की बात अलग थी, कोविड में सभी जितने थे देश परेशान थे, सभी सफर कर रहे थे, और इनके पास रिजर्व पैसा था, उन्होंने अपनी रिजर्व मनी से दोबारा से उसको खड़ा कर दिया यूएई ने। अब इनके पास रिजर्व मनी भी नहीं है, प्रेसिडेंट ट्रम्प सबसे एक 1.5 ट्रिलियन लेके चले गए, पहले ही ले लिया है, तो उनके पास पैसे भी उस तरह के नहीं है, तेल की सप्लाई रुकी हुई है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, और ये चलती रहेगी, ये ईरान जब तक चाहेगा चलता रहेगा। भाई एक छोटा सा ड्रोन कहीं गिरा दो, टूरिस्ट थोड़ी ना आएगा, फिर उसकी न्यूज चलेगी। ये मतलब लंबी प्रॉब्लम है। उन्हीं ने जो डिमांड रखी है, अब वो कहाँ तक उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या कहाँ तक उन पे करेंगे, लेकिन लगता फिलहाल उनका जो है मॉरल बहुत हाई है, और उनको लगता है कि उन्हीं ने अमेरिका को इस जंग में हराने में कामयाब हुए। इजराइल से वो समझते हैं कि वो कोई बड़ी चीज नहीं है निपटना, इजराइल की असली ताकत अमेरिका है, तो उनका पहला निशाना अमेरिका। वैसे वो यहाँ पे मैं लास्ट में जरूर पूछना चाहूंगी कि यहाँ पे मुझे ईरान गलत तो नहीं लग रहा, उसने वाकई में अमेरिका को धूल चटा दी है, और वाकई में इस वक्त डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, और उनकी अपनी कंट्री से उनके ऊपर काफी लोग जो है क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि जी इन्होंने क्यों ये अटैक किया, और उसके बाद ईरान ने तो काफी मुंह तोड़ जवाब दिया उनको। देखिए, आगे 2-3 चीजें हैं। पहली बात ये कि ये हम लोग को समझना चाहिए कि अमेरिका बहुत पावरफुल है, मिलिट्रीली भी, इकोनॉमिकली भी, लेकिन वो सब कुछ कर सकता है, ईरान को बर्बाद कर सकता है, किसी भी देश को कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसके पास उनको फौज भेजनी पड़ेगी। फिर उसके अलावा ये है कि वहां पे जिस तरह की बॉम्बिंग की थी उन्होंने वियतनाम और अफगानिस्तान, इराक, वो करनी पड़ेगी। फिर तीसरी चीज ये कि इनके अमेरिकन कितने मरेंगे। सब कुछ ठीक है, महज वेपन से जंग नहीं लड़ी जा सकती। ईरान काफी तैयार है, वो अगर ये मुल्क के अंदर आएंगे तो उनके फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि हम तो इंतजार में बैठे हैं, आप आइए। बहुत लोग मर जाएंगे। फिर अमेरिकन इकोनॉमी वीक है इस वक्त। इराक की जब वार हुई थी या अफगानिस्तान की जब जंग हुई थी, उस वक्त अमेरिकन इकोनॉमी बूम कर रही थी, बूमिंग थी। 2008 के बाद से जो रिसेशन आया है, उसके बाद से अमेरिका में काफी क्राइसिस है। क्राइसिस इस तरह का है कि आप देख लीजिए, वहां पे अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत है, लोगों को नौकरी है, कोई 6 महीना काम कर रहा है, कोई 3 महीना काम कर रहा है, फिर ढूंढ रहा है, फिर मिल रही है, फिर जा रहा है। वो जो मिडिल क्लास सोसाइटी थी वहां की, जिसको $5,000-7,000 डॉलर पर महीना मिलता था, मिनिमम $3,000 वो कमा लेता था, वर्कर शान से रहता था, 2 गाड़ियां रखता था, वो सब अब नहीं रह गई। मैन्युफैक्चरिंग है नहीं। इन्हीं ने सोचा कि हम टैरिफ लगा देंगे, कीमत बढ़ जाएगी तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। अमेरिका में कॉस्ट ज्यादा आता है प्रोडक्शन का, लोग लोकल सामान खरीदेंगे। वो मैन्युफैक्चरिंग वापस नहीं आई अभी तक, सामान कीमतें बढ़ गई टैरिफ की वजह से। वॉर ये हो गई, फिर वॉर की वजह से अब और
इस वॉर में उनका $1 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हर रोज हो रहा था, सिर्फ डिप्लॉयमेंट और इन सब चीजों की वजह से। फिर जो वेपन यूज किए हैं उनको अब दोबारा से इनको खरीदने पड़ेंगे, खरीदेंगे अपनी ही कंपनी से। फिर उसके अलावा इनका जो तेल के दाम बढ़े हैं उसकी प्रॉब्लम आ रही है, इनके एलाइज को बहुत ज्यादा, अमेरिका में तेल की है सप्लाई, तेल और गैस उनके पास काफी है, मगर ये कि बाकी तो एलाइज के पास नहीं है, और दाम बढ़ता है तो ऑयल कंपनीज वहां की भी तेल के दाम बढ़ा देती है। तो ये तो अगर सस्ता रखेंगे तो फिर उनका ओपन मार्केट है, दूसरे लोग खरीदेंगे, इतना वो सप्लाई नहीं कर पाएंगे एंड प्रॉब्लम आ जाएगी, लॉसेस हो। फिर बहुत वार के बड़े रिपरकशंस होते हैं, और इन लोगों के जो पूरा असेसमेंट था अमेरिका के, हम जाएंगे 6 दिन 8 दिन के अंदर रिजीम बदल जाएगी, वहां पे प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आ जाएंगे, जैसे वेनेजुएला में हुआ, मॉडरेट हमसे कोऑपरेट कर। अरे ये सब बातें कंप्यूटर पे आप बना सकते हो, इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। इराक में सद्दाम हुसैन को हटा दिया, अभी तक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं बना पाए। अफगानिस्तान में 20-22 साल ये लड़ते रहे, जिनसे उन्हीं को सत्ता सौंप के वापस आना पड़ा। तो ईरान तो उन मुल्कों से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है और कहीं ज्यादा पावरफुल है, उसके एलाई भी हैं रशिया, चाइना, और मिलिटेंट ग्रुप्स भी उसके साथ खड़े में हैं। देखिए क्या होता है। बिल्कुल ऐसे ही सर, और जाहिर उसका असर हर तरफ ही पड़ रहा है, और कहा यही जा रहा है कि अमेरिका को उस तरह के रिजल्ट्स बहरहाल नहीं मिले जैसे वो सोच कर गए थे। देखते हैं आगे इस पे जैसे जैसे अपडेट्स आएगी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती रहूंगी कि आप ज्वाइन करें, क्योंकि तभी कुछ बहुत अच्छे से जो है लोग समझ पाते हैं कि आखिर यहाँ पर इस खास तौर पे इस रीजन में क्या चल रहा है। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और जो लोग हमें देख रहे सुन रहे हैं, तो कमर आगा साहब के यूट्यूब चैनल का लिंक जो है वो यहाँ आपको वीडियो से नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको क्लिक करते ही आप उनके चैनल पे जा सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।